नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल राहुल गांधी साल 2019 में हुए चुनाव यहां से हार गए थे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी ने तो एक बार फिर इस सीट से अपनी मौजूदा सांसद ईरानी को ही टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। अब इस बीच एक नाम है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही है और वो नाम है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का। दरअसल हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी बना सकती है। रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अभी अमेठी की जो सांसद हैं उनसे अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी की जनता को लगता है कि गलती हुई है, वो अमेठी की प्रगति के बारे में नहीं सोच रही, वो बस गांधी परिवार पर इल्ज़ाम लगाने में लगी रहती हैं। रॉबर्ट ने आगे कहा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की है, कि स्मृति को जिताया और राहुल को दूसरी सीट खोजनी पड़ी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां आए और वो भी भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं। वो आशा करते हैं कि मैं राजनीति में पहला कदम रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी का ही प्रतिनिधित्व करूँ, क्योंकि 1999 से मैंने जो प्रियंका के साथ प्रचार शुरू किया वो अमेठी से ही किया था। वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मुझसे संपर्क में रहते हैं। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वे अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में कदम रखने का संकेत दिए जाने के बाद इस पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय राय ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जनभावना के तहत राहुल गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन फिर भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी उम्मीदवार तय करेगा, पूरा संगठन उनके साथ रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आज शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा सुबह 11:30 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जारी किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित होगा। पार्टी के इन 5 न्यायों में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल है। वहीं उसके अगले दिन यानी कल शनिवार को जयपुर और हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी रैली आयोजित की जाएंगी, जिन्हें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपकी 56 इंच की छाती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने तो टेप लेकर मापी नहीं। आप कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, अरे आप डरते नहीं हैं तो चीन को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़ दिया, वो अंदर घुसकर आ रहे हैं। आप क्या नींद ले रहे हो? आपने नींद की गोली खाई है क्या? राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाकर खाई है जो आप नींद में हो? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए कभी कुछ नहीं सोचते, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, बस यही काम करते हैं। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, वह सिर्फ झूठे वादे करते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। वेबसाइट टाइव लॉ के अनुसार चीफ जस्टिस टीएस शिवगर्णम की अगुवाई वाली बेंच ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जमीन हड़पने की जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरा जिला प्रशासन और सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर दायर किए गए हलफनामे में 1% भी सच्चाई है तो यह पूरी तरह शर्मनाक है और पश्चिम बंगाल का कहना है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर एक हलफनामा भी सच साबित हुआ तो सारे दावे खत्म हो जाएंगे। बता दें कि इन घटनाओं के आरोप टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर लगे हैं। हाई कोर्ट ने बीती फरवरी को मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार रात जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने जेल का अपना अनुभव साझा किया है। दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने जेल में गुजारे वक्त के बारे में बताया। संजय सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को याद किया, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे उसे मिस किया। किसी की मदद नहीं कर सकते थे, बहुत असुविधा हुई, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी से वादा किया था कि आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, तो हमने चेक किया। 6 महीने जेल में रहे। आप नेता ने आगे कहा कि 6 महीने का जो सबसे सदुपयोग हुआ वो किताबें पढ़ने में हुआ। फोन था नहीं तो वहाँ लगने वाला समय किताबों में खर्च किया। इससे बहुत हौसला मिला है। दुनिया में लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोगों ने यातनाएं सही हैं। जो भी लोकतंत्र को बचाने, आज़ादी के लिए काम करेगा उसे ये सब झेलना होगा। देश के चुनावी माहौल में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में अपने कर्मों के कारण हैं। वो अपने भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं। इसमें बीजेपी का सिर्फ इतना ही योगदान है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाती है। अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सजा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं चल सकती। अगर जेल से सरकार चल सकती तो लालू यादव को अपनी जगह राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाना पड़ता, हेमंत सोरेन को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू पर 31 मार्च को उनकी प्रचार रैली के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री को राक्षस, जानवर, चोर और कई अन्य आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग ने टीडीपी प्रमुख के खिलाफ गुरुवार को नोटिस जारी किया। नोटिस में नायडू को उनकी टिप्पणी पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। मामले को लेकर वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव लैलाप्पी रेड्डी और एक अन्य व्यक्ति ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीडीपी प्रमुख को यह नोटिस जारी किया। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे उमर अंसारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कल गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 मार्च को पिता से इंतकाल के 2-3 घंटे पहले उनकी बात हुई थी। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि हार्ट फेल हो गया। ये गहरी साजिश है, स्वाभाविक मौत नहीं है बल्कि सुनियोजित हत्या है और हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उमर अंसारी ने कहा कि जहर दिए जाने का ये आरोप मैंने नहीं, मेरे पिता ने ही लगा दिया था कि उन्हें 19 मार्च को जहर दिया गया। 21 मार्च को उन्होंने न्यायपालिका में कह दिया था। हमने तो उनके बाद कहना शुरू किया। उमर ने सवाल करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जो सेहत से फिट हो और खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो जाए और असहज महसूस करने लगे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 4 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं और इनमें सबसे अधिक 35 प्रत्याशियों ने गाजियाबाद सीट के लिए पर्चा भरा है। वहीं बुलंदशहर में सबसे कम 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा अमरोहा में 21, मेरठ में 22, बागपत में 16, गौतम बुद्ध नगर में 34, अलीगढ़ में 21 और मथुरा में 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि नामांकन पत्रों की जांच आज 5 अप्रैल को की जाएगी और 8 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापसी लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सामने आ रही खींचतान की खबरों के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की हैं, विशेष रूप से शिवसेना, यूबीटी या कांग्रेस की नहीं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास एमवीए की सभी सीटें जीतने का स्पष्ट दृष्टिकोण है। सांगली सीट पर शिवसेना के होने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अमरावती और कोल्हापुर हमारी सीटें थीं, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग गुस्से में हैं, तो उन्हें समझाना शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हम सांगली की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।
गजा पट्टी में लगभग 6 महीनों से जारी युद्ध के बीच खाद्य सामग्री पहुंचा रहे कर्मचारियों की इजरायली हमले में मौत हो गई, जिसके बाद खाद्य सहायता पहुंचा रही वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गजा में अपना काम रोक दिया था। और अब इस बीच खबर सामने आई है कि अमेरिका की एक और संस्था अनेरा ने भी गजा में काम करने पर रोक लगा दी है। संस्था ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों संस्थाएं मिलकर करीब 20 लाख लोगों तक एक हफ्ते में खाना पहुंचा रही थीं। गजा में राहत सामग्री पहुंचाने वाली संस्थाओं के कामकाज रोके जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद इजराइल की तरफ से फैसला लिया गया है कि वह गजा में और अधिक राहत सामग्री जाने देने के लिए 3 ह्यूमैनिटेरियन रूट खोलेगा। इजराइल ने कहा कि उत्तरी गजा में इरेज गेट को युद्ध होने के बाद पहली बार अस्थायी तौर पर खोला जाएगा। अश्तोद पोर्ट भी मानवीय सहायता सामग्री के लिए खोला जाएगा। इसके अलावा जॉर्डन से राहत सामग्री गजा में प्रवेश करने देने के लिए केरेम शेलोम क्रॉसिंग भी खुलेगी। आईपीएल 2024 का 17वां मैच कल गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी पंजाब की टीम ने एक गेंद शेष रहते 7 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर इस मैच में जीत दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।